हेलो हाय डियर। सीटेट प्रिपरेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन है। आज मैं आप सभी को हिंदी के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। भाषा की परिभाषा। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने मन के भाव को या विचारों का आदान प्रदान करता है। दूसरे शब्दों में कहें तो भाषा जिसके द्वारा हम अपने भाव को लिखित अथवा कथित रूप से दूसरे को समझा सकें और दूसरे के भाव को समझ सकें, उसे हम भाषा कहते हैं। सरल शब्दों में सामान्यतः भाषा मनुष्य की सार्थक व्यक्तवाणी को कहते हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अनुसार मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय अपनी इच्छा और मत का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार करता है उसे हम भाषा कहते हैं। बाबूराम सक्सेना के अनुसार जिन ध्वनियों चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है, जिन ध्वनियों द्वारा मनुष्य परस्पर यानी कि आपस में विचार विनिमय करता है उसको समिष्ट रूप से भाषा कहते हैं। उपयुक्त परिभाषाओं से निम्नलिखित निष्कर्ष निकलते हैं। नंबर 1, भाषा में ध्वनि संकेतों का परंपरागत और रूढ़ प्रयोग होता है। नंबर 2, भाषा के सार्थक ध्वनि संकेतों से मन की बातों या विचारों का विनिमय होता है। नंबर 3, भाषा के ध्वनि संकेत किसी समाज या वर्ग के आंतरिक और बाह्य कार्यों के संचालन या विचार विनिमय में सहायक होते हैं। नंबर 4, हर वर्ग या समाज के ध्वनि संकेत अपने होते हैं, दूसरों से भिन्न होते हैं। बच्चों आदि मानव अपने मन के भाव एक दूसरे को समझाने एवं समझने के लिए संकेतों का सहारा लेते थे, परंतु संकेतों में पूरी बात समझना या समझ पाना बहुत कठिन था। अपने मित्रों के साथ संकेतों में बात समझने के खेल होंगे। उस समय आपको अपनी बात समझने में बहुत कठिनाई हुई होगी। ऐसा ही आज मानव के साथ होता था। इस असुविधा को दूर करने के लिए उसने अपने मुख से निकली ध्वनियों को मिलाकर शब्द बनाने आरंभ किए और शब्दों के मेल से बनी भाषा। भाषा कैसे बनी है? शब्दों के मेल से। भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है। भाषा शब्द किससे बना है? संस्कृत के भाष धातु से बना है। मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जिसका अर्थ है बोलना। कक्षा में अध्यापक अपनी बात बोलकर समझाते हैं और छात्र सुनकर अपनी या उनकी बात समझते हैं। बच्चा माता पिता से बोलकर अपने मन के भाव प्रकट करता है और वे उसकी बात सुनकर समझते हैं। इसी प्रकार छात्र भी अध्यापक द्वारा समझाई गई बात को लिखकर प्रकट करते हैं और अध्यापक उसे पढ़कर मूल्यांकन करते हैं। सभी प्राणियों द्वारा मन के भावों का आदान प्रदान करने के लिए भाषा का प्रयोग किया जाता है। पशु पक्षियों की बोलियों को भाषा नहीं कहा जाता है। इसके द्वारा मनुष्य के भाव और विचारों और भावनाओं को व्यक्त किया जाता है। वैसे भी भाषा की परिभाषा देना एक कठिन कार्य है, फिर भी मनोवैज्ञानिकों ने इनकी अनेक परिभाषा दी, किंतु ये परिभाषा पूर्ण नहीं है। हर में कुछ ना कुछ त्रुटि पाई जाती है। जितने भी वैज्ञानिक ने परिभाषा दी है भाषा के, कुछ ना कुछ उसमें त्रुटि पाई जाती है। आचार्य देवनाथ शर्मा ने भाषा की परिभाषा इस प्रकार बनाई।
उच्चारित ध्वनि संकेतों की सहायता से भाव या विचार की पूर्ण अथवा जिसकी सहायता से मनुष्य परस्पर विचार विनिमय या सहयोग करते हैं, उस यादृच्छिक रूढ़ ध्वनि संकेत को प्रणाली को भाषा कहते हैं। यहाँ 3 बातें विचारणीय हैं। नंबर 1 ध्वनि संकेत, नंबर 2 वह यादृच्छिक है, नंबर 3 वह रूढ़ है। सार्थक शब्दों के समूह या संकेत को भाषा कहते हैं। जो सार्थक वाणी होती है, जो सार्थक शब्द बोले जाते हैं, उसे ही हम भाषा कहते हैं। यह संकेत स्पष्ट होना चाहिए। मनुष्य के जटिल मनोभावों को भाषा व्यक्त करती है, किंतु केवल संकेत भाषा नहीं है। रेलगाड़ी का गार्ड हरी झंडी दिखाकर यह भाव व्यक्त करता है कि गाड़ी अब खुलने वाली है, किंतु भाषा में इस प्रकार के संकेत का महत्व नहीं है। सभी संकेतों को सभी लोग ठीक ठीक समझ भी नहीं पाते हैं और न इनमें विचार ही सही सही व्यक्त कर हो पाते हैं। सारांश यह है कि भाषा को सार्थक और स्पष्ट होना चाहिए। भाषा का मतलब ये होना चाहिए कि एक दूसरे को भावना को समझ सकें और व्यक्त कर सकें। भाषा यादृच्छिक संकेत है। यहाँ शब्द और अर्थ में कोई तर्कसंगत संबंध नहीं रहता। बिल्ली, कौवा, घोड़ा आदि को क्यों पुकारा जाता है, यह बताना कठिन है। इनकी ध्वनियों को समाज ने स्वीकार कर लिया है, इसके पीछे कोई तर्क नहीं है। भाषा के ध्वनि संकेत रूढ़ होते हैं। परंपरा या युगों से इनके प्रयोग होते आए हैं। औरत, बालक, वृक्ष आदि शब्दों का प्रयोग लोग अनंत काल से करते आ रहे हैं। बच्चे, जवान, बूढ़े सभी इनका प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं, इसका कोई कारण नहीं है। ये प्रयोग तर्कहीन है। भाषा व्यक्त करने के चाहे जो भी तरीके हों, हम किसी न किसी शब्द समूहों या भावों की ओर इशारा करते हैं जिनमें सामने वाला अवगत होता है। इसलिए भाषा में हम केवल सार्थक शब्दों की बातें करते हैं। मूल शब्द विकास के क्रम से बने सरल से सरलतम रूप विभिन्न भाषाओं में हैं। ब्राह्म, बाह्य, बाहर, माध्यम, मुझ, सप्त, त्रिंशत्, 37, मन, अस्कामना, मनोकामना, दक्षिण, दक्षिण, दाहिन, दाहिन, दाहिना, परीक्षा, परीक्षा, परख इत्यादि इस तरह का प्रयोग किया जाता है। किसी भाषा के 2 प्रमुख आधार हुआ करते हैं, मानसिक आधार और भौतिक आधार। मानसिक आधार से आशय है वे विचार या भाव जिनकी अभिव्यक्ति के लिए वक्ता भाषा का प्रयोग करता है, और भौतिक आधार के जरिए श्रोता ग्रहण करता है। इसके सहारे भाषा में प्रयुक्त ध्वनियाँ, वर्ण, अनुतान, स्वराघात आदि और इनमें निकलने वाले विचार या भावों को ग्रहण किया जाता है। जैसे फूल शब्द का प्रयोग करने वाला भी इसके अर्थ से अवगत होगा, और जिसके सामने प्रयोग किया जा रहा है सुनने वाला भी यही भौतिक आधार अभिव्यक्ति का साधन है। भाषा समाज द्वारा अर्जित संपत्ति है और उसका अर्जन मानव अनुकरण के सहारे समाज से करता है। भाषा क्या है? भाषा एक समाज द्वारा अर्जित संपत्ति, ना कि एक पैतृक संपत्ति है या पिता या आजा पुरखों द्वारा प्रदान की गई है। यह समाज द्वारा अर्जित संपत्ति है और उसका अर्जन मानव अनुकरण के सहारे समाज से करता है। यह अनुकरण यदि ठीक ठीक हो तो मानव किसी शब्द को ठीक उसी प्रकार उच्चारित करेगा, परंतु ऐसा होता नहीं है। वाक्य, अर्थ आदि का अनुकरण मानसिक रूप से समझकर किया जाता है। अनुकरण करने में प्रायः अनुकरणकर्ता कुछ भाषिक तथ्यों को छोड़ देता है और कुछ को जोड़ लेता है। जब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी
भाषा का अनुकरण कर रही होती है, तब ध्वनि, शब्द, रूप, वाक्य, अर्थ, भाषा के पांचों क्षेत्र में इसे छोड़ने और जुड़ने के कारण परिवर्तन बड़ी तेजी से होता है। इस अनुकरण की अपूर्णता के लिए कई कारण जिम्मेदार हैं। शारीरिक भिन्नता, एकाग्रता की कमी, शैक्षिक स्तरों में अंतर का होना, उच्चारण में कठिनाई होना, भौतिक वातावरण, सांस्कृतिक प्रभाव, सामाजिक प्रभाव इत्यादि। उपयुक्त प्रभावों के कारण अनुकरणात्मक विविधता के कुछ उदाहरण देखे जा सकते हैं, जो निम्नलिखित हैं। तिसड़ा, कुछ लोग तिसड़ा बोलते हैं, कुछ लोग तिसना बोलते हैं, कुछ लोग टिसना बोलते हैं। उसी प्रकार से खड़यंत्र है, कुछ लोग खड़यंत्र बोलते हैं, कुछ लोग शिक्षा बोलते हैं, कुछ लोग शिक्षा बोलते हैं। इस तरह से इत्यादि शब्द हैं जो बदलते रहते हैं समय के अनुसार और लोगों के हिसाब से। हिंदी के कुछ भाषा वैज्ञानिकों ने भाषा को निम्नलिखित लक्षण दिए हैं। अनुकरण की यह प्रवृत्ति या भाषा का यह रूप भूगोल पर आधारित है। एक भाषा क्षेत्र में कई बोलियां हुआ करती हैं। इसी तरह से एक बोली क्षेत्र में कई उपबोलियां, बोली के लिए विभाषा, उपभाषा अथवा प्रांतीय भाषा का भी प्रयोग किया जाता है। बिहार राज्य के बेगूसराय, खगड़िया, समस्तीपुर आदि जिलों में प्रायः ऐसा बोला जाता है। हम कह देंगे कि हमने नए करेंगे आदि। भोजपुरी क्षेत्र में हमें लौक रहा है, दिखाई पड़ रहा है। हम काम किए हमने कहा। पंजाब प्रांत का असर, हमने जाना है, यानी कि हमको जाना है। दिल्ली आगरा क्षेत्र में वह कहवे था, यानी कि मैं जाऊं, मेरे को जाना है। कानपुर आदि क्षेत्र में वह गया हैगा। इस तरह से बोले जाते हैं। गियर्सन के अनुसार भारत में 6 भाषा परिवार, 179 भाषाएं और 544 बोलियां हैं। भारत में 6 भाषा परिवार हैं और 179 भाषाएं और 544 बोलियां हैं। भारोपी परिवार उत्तरी भारत में बोली जाने वाली भाषा है। द्रविड़ परिवार तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। ऑस्ट्रिक परिवार संताली, मुंडरी हो, सवेरा, खड़िया, कोर्क, भूमिज, गदवा, फलांग व खासी, मनाख्मे, निकोबारी इत्यादि बोली जाती है। तिब्बती चीनी में लुसोई, मेइतेई, मारो, मिसमी इत्यादि बोला जाता है। इसी प्रकार से हर जगह अलग अलग बोले जा रहे हैं। भाषा के प्रकार, भाषा के 3 रूप होते हैं। नंबर 1 मौखिक, नंबर 2 लिखित, नंबर 3 सांकेतिक। मौखिक भाषा, विद्यालय में वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में वक्ताओं ने बोलकर अपने विचार प्रकट किए तथा श्रोताओं ने सुनकर उसका आनंद उठाया। भाषा मौखिक रूप होता है। दूसरे शब्दों में, जिस ध्वनि का उच्चारण करके या बोलकर हम अपनी बात दूसरों को समझाते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं। उदाहरण, टेलीफोन, दूरदर्शन, भाषण, वार्तालाप, नाटक, रेडियो इत्यादि। मौखिक भाषा की कुछ प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। यह भाषा का अस्थायी रूप है। उच्चरित होने के साथ ही यह समाप्त हो जाती है। वक्ता और श्रोता एक दूसरे के आमने सामने हों, प्रायः तभी मौखिक भाषा का प्रयोग किया जा सकता है। इस रूप की आधारभूत इकाई ध्वनि है। विभिन्न ध्वनियों के संयोग से बनते हैं, जिनका प्रयोग वाक्य में तथा विभिन्न वाक्यों का प्रयोग वार्तालाप में किया जाता है। लिखित भाषा, मुकेश छात्रावास में रहता है। उसने पत्र लिखकर अपने माता पिता को अपनी कुशलता व आवश्यकताओं की जानकारी दी। माता पिता ने पत्र
पढ़कर जानकारी प्राप्त की, यह भाषा लिखित रूप है। यानी कि हम जो अपने भाव को व्यक्त करते हैं लिखकर, वह लिखित भाषा होती है। जो मौखिक रूप से करते हैं वह मौखिक भाषा होती है। दूसरे शब्दों में कहें तो जिन अक्षरों या चिन्हों की सहायता से हम अपने मन के विचारों को, जिन अक्षरों या संकेतों की सहायता से हम अपने मन के विचारों को लिख कर प्रकट करते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। उदाहरण पत्र लेखन, लेख, पत्रिका, समाचार पत्र, कहानी, जीवनी, स्मरण इत्यादि। लिखित भाषा की कुछ प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। यह भाषा का अस्थायी रूप है। इस रूप में हम अपने भावों और विचारों को अनंत काल के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। यह रूप यह अपेक्षा नहीं करता कि वक्ता और श्रोता आमने सामने हो। इस रूप की आधारभूत इकाई वर्ण है जो उच्चारित ध्वनियों को अभिव्यक्त करते हैं। यह भाषा का गौढ़ रूप है। सांकेतिक भाषा, जिन संकेतों के द्वारा बच्चे गूंगे अपनी बात दूसरे को समझाते हैं, जिन संकेतों के माध्यम से बच्चे या गूंगे अपनी बात को दूसरों को समझाते हैं, वह सांकेतिक भाषा कहलाती है। दूसरे शब्दों में जब संकेतों या इशारों द्वारा बात समझाई या समझी जाती है, तब वह सांकेतिक भाषा कहलाती है। जैसे चौराहे पर खड़ा यातायात नियंत्रित करता सिपाही, मूक बधिर व्यक्तियों का वार्तालाप इत्यादि। भाषा के उद्देश्य, भाषा का उद्देश्य है संप्रेषण या विचार का आदान प्रदान। भाषा के उपयोग, भाषा विचारों के आदान प्रदान का सर्वाधिक उपयोग साधन है। परस्पर बातचीत लेकर मानव समाज के गतिविधियों में भाषा की आवश्यकता पड़ती है। संकेत से कही गई बात में भ्रांति की संभावना रहती है, किंतु भाषा के द्वारा हम अपनी बात स्पष्ट तथा निभ्रांत रूप से दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। भाषा का लिखित रूप भी कम उपयोगी नहीं है। पत्र, पुस्तक, समाचार पत्र आदि का प्रयोग हम दैनिक जीवन में करते हैं। लिखित रूप में होने वाले पुस्तकें, दस्तावेज आदि लंबे समय तक सुरक्षित रह सकते हैं। रामायण, महाभारत जैसे ग्रंथ इत्यादि। भाषा की प्राकृतिक, भाषा सागर की तरह सदा चलती बहती रहती है। भाषा के अपने गुण या स्वभाव को भाषा की प्रकृति कहते हैं। हर भाषा की अपनी प्रकृति आंतरिक गुण होते हैं। भाषा के विविध रूप, हर देश में 3 रूप से मिलते हैं: बोलियां, परिनिष्ठित भाषा, राष्ट्रभाषा। बोलियां, जिन स्थानीय बोलियों का प्रयोग साधारण रूप अपने समूह या घरों में करते हैं, उसे हम बोली कहते हैं। यानी कि जिन स्थानीय बोलियों के माध्यम से हम अपने घरों या पड़ोस में करते हैं, उसे हम बोलियां कहते हैं। किसी भी देश में बोलियों की संख्या अनेक होती है। एक घास पात की तरह अपने आप जन्म लेती है और किसी क्षेत्र विशेष रूप में बोली जाती है, जैसे भोजपुरी, मगही, अवधी, मराठी, तेलुगु इत्यादि। परिनिष्ठित भाषा, यह व्याकरण से नियंत्रित होती है। इसका प्रयोग शिक्षा, शासन और साहित्य में होता है। बोली को जब व्याकरण में परिष्कृत किया जाता है, तब वह परिनिष्ठित भाषा बन जाती है। खड़ी बोली कभी बोली थी, आज परिनिष्ठित भाषा बन गई, जिसका उपयोग भारत में सभी स्थानों पर होता है। जब भाषा व्यापक शक्ति ग्रहण कर लेती है, तब आगे चलकर राजनीतिक और सामाजिक शक्ति के आधार पर राजभाषा या राष्ट्रभाषा का स्थान लेती है। ऐसी भाषा सभी सीमाओं को लांघकर अधिक व्यापक और विस्तृत क्षेत्र में विचार विनिमय का साधन बनकर सारे देश में भावात्मक एकता में सहायक होती है। भारत में 15 विकसित भाषाएं हैं।
हमारे देश के राष्ट्रीय नेताओं ने हिंदी भाषा को राष्ट्र भाषा या राजभाषा का गौरव प्रदान किया। इसको राजभाषा या राष्ट्रभाषा कहा जाता है। इस प्रकार हर देश की अपनी राष्ट्रभाषा, रूस की रूसी, फ्रांस की फ्रांसी, जर्मनी की जर्मनी, जापान की जापानी इत्यादि होते हैं। राष्ट्रभाषा: जब कोई भाषा किसी राष्ट्र के अधिकांश प्रदेशों के बहुमत द्वारा बोली व समझी जाती है तो वह राष्ट्रभाषा कहलाती है। राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं? जब कोई भाषा किसी राष्ट्र के अधिकांश प्रदेशों के बहुमत द्वारा बोली व समझी जाती है तो वह राष्ट्रभाषा कहलाती है। भाषा और लिपि: लिप शब्द का अर्थ लिपन या पोतन, विचारों का लिपना या अथवा लिखना ही लिपि कहलाता है। दूसरे शब्दों में भाषा की उच्चरित मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में अभिव्यक्त करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों या वर्णों की व्यवस्था को लिपि कहते हैं। हिंदी और संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी है। अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है। गुरमुखी और उर्दू भाषा की लिपि फारसी है। मौखिक या उच्चरित भाषा का स्थायित्व प्रदान करने के लिए भाषा के लिखित रूप का विकास हुआ। प्रत्येक उच्चरित ध्वनि के लिए लिखित चिन्ह या वर्ण बनाए गए। वर्णों की पूरी व्यवस्था को ही लिपि कहा जाता है। वस्तुतः लिपि उच्चारित ध्वनियों को लिखकर व्यक्त करने का एक ढंग है। देवनागरी लिपि: मीरा घर गई। रोमन लिपि: मीरा घर गई। नीचे की तालिका में विश्व की कुछ भाषाओं और उनकी लिपियों के नाम दिए जा रहे हैं, जिसको हम लोग देखते हैं ध्यान से। हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली, बोडो देवनागरी लिपि में है। अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, इटालियन, पोलिश, मिजो ये रोमन है। पंजाबी गुरमुखी है। उर्दू, अरबी, फारसी है इनकी लिपि। रूसी, बुल्गेरियन, चेक, रोमानिया इन रूसी है लिपि। बंगला है। उड़िया की उड़िया लिपि है। असमिया की असमिया लिपि है। हिंदी में लिपि चिन्ह: देवनागरी के वर्णों में 11 स्वर और 41 व्यंजन हैं। 11 स्वर और 41 व्यंजन हैं। व्यंजन के साथ स्वर का संयोग होने पर स्वर का जो रूप होता है उसे मात्रा कहते हैं। हास आ दीर्घ आ, हास ई दीर्घ ई, हस उ दीर्घ उ, री ए ऐ ओ औ। देवनागरी लिपि: देवनागरी लिपि एक वैज्ञानिक लिपि है। हिंदी और संस्कृत देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। देवनागरी लिपि का विकास कहाँ से हुआ है? ब्राह्मी लिपि से हुआ है, जिसका सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात नरेश जयभट्ट के एक शिलालेख से मिलता है। 8वीं या 9वीं सदी में क्रमशः राष्ट्रकूट नरेशों तथा बड़ौदा के ध्रुवराज ने अपने देशों में इसका प्रयोग किया था। महाराष्ट्र में इसे बालबोध के नाम से संबोधित किया गया। विद्वानों का मानना है कि ब्राह्मी लिपि से देवनागरी का विकास सीधे सीधे नहीं हुआ, बल्कि यह उत्तर शैली की कुटिल शारदा और प्राचीन देवनागरी के रूप से होता है। वर्तमान देवनागरी लिपि तक पहुंचा है। प्राचीन नागरी के 2 रूप विकसित हुए, पश्चिमी तथा पूर्वी। इन दोनों रूपों से विभिन्न लिपियों का विकास निम्न प्रकार से हुआ। पश्चिमी प्राचीन देवनागरी गुजराती, महाजनी, राजस्थानी, महाराष्ट्र नगरी। पूर्वी पश्चिम देवनागरी कैथी, मैथिली, नेवारी, उड़िया, बंगला, असमिया। सन
संक्षेप में ब्राह्मी लिपि से वर्तमान देवनागरी लिपि तक के विकास क्रम को निम्नलिखित आरेख से समझाया जा सकता है। उत्तर शैली, गुप्त लिपि, कुटिल लिपि, पूर्वी नगरी, मैथिली, कैथी, नेवारी, बंगला, समिया इत्यादि। दक्षिण शैली, देवनागरी लिपि पर 3 भाषाओं का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। फारसी प्रभाव, पहले देवनागरी लिपि में जिह्वा मूली ध्वनियों को अंकित करने के चिन्ह नहीं थे, जो बाद में फारसी से प्रभावित होकर विकसित हुए। क, ख, ग, घ, ज, फ। बंगला प्रभाव,